बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, नई सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और जनाब नाश्ता पानी भी कर चुके होंगे और चाय का दौर जो है वो इस वक्त चल रहा होगा। जुमे का बाबरकत दिन है आज। मैं हूं ज़हर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी मैं हूं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। लाहौर में हम देख रहे हैं कि कई दिनों के बाद मौसम ने करवट बदल ली है और खूबसूरत धूप ने फ़ज़ा को खुशगवार बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गुजरात और गुजरावाला में वहाँ पर जी रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा दी है और हालिया तारीख में ये बारिश बदतरीन रीजनल रेनफॉल करार दी जा रही है। गलियां, बाजार, खेत और घर सभी पानी में डूब चुके हैं और कई जगहों पर 4-4 फीट पानी भी खड़ा हो चुका है, जिससे जिंदगी जो है वहां पर मफलूज हो गई है। और दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उनके लिए आसानियां करे। बिल्कुल। और मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात ने तो 6 सितंबर से मुल्क भर में मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहां कहां बारिशें बरसेंगी, किन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, इस पर आपको तफसीलन आगाह करेंगे। पंजाब भर में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। मुल्तान शहर के लिए 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात होगी खूबसूरती की, कुदरती और घरेलू टोटकों से। आज फिर जी हम जिल्द को चमकदार कैसे जिल्द को चमकदार है ना, खूबसूरती की बात हो आपके चेहरे पे चमक पहले आ जाती है। ये क्या वजह है? आपको लगता है कि कोई यार टोटका मिलने वाला है? खूबसूरत लोगों को अपनी खूबसूरती मजीद बढ़ाने की टेंशन होती है। चलें, ये भी अच्छी बात है। और खूबसूरत और चमकदार स्किन के हवाले से ही बात करेंगे, हर्बलिस्ट से जानेंगे और इसके साथ साथ स्मार्ट रहने का दोनों टॉपिक आपसे रिलेटेड स्मार्ट रहने का फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा कि वजन कम करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। इस पर भी हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो ज्वाइन करेंगे हमें और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर बात करेंगे वीज़ा पॉलिसी के हवाले से। तो अब अमेरिका के बाद कनाडा ने भी अपनी स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी मजीद सख्त कर दी है। मतलब बाहर जाने वालों के लिए सख्ती हैं। कल हमने यूके वालों को डिस्कस किया, आज कनाडा वालों की सख्तियां जनाब। खैर, पाकिस्तानी तलबा पर कितना असर पड़ सकता है और कौन से मुल्क अब मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर देखे जा सकते हैं, इस पर वीज़ा कंसल्टेंट की माहिराना राय जानेंगे। मुल्क की सियासत को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और वजह यही बताई जा रही है कि जनाब सैलाबी सूरत हाल है और इस फैसले से किस जमात को फ़ायदा होगा और कौन नुकसान में रहेगा, इस पर बेलाग तज्जिया होगा। और तो और नाज़रीन, प्रोग्राम में तोहम परस्ती पर भी बात करेंगे। ये जो गलत किस्म के मिथ्स जो हैं उन पर भी बात करेंगे और इस्लामी हवाला भी दिया जाएगा कि इसमें इस्लाम क्या कहता है, साइंसी नज़रिया क्या होता है और मगरिब में इसका क्या तस्वुर है। इस पर भी हमें ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्या खबरें कर रही हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो ट्रेंड पर चल रहा है और कौन सी स्टोरीज जो हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर की जा रही हैं, इन सब पर भी इसी प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी। और अगर आपसे कोई सेगमेंट हमारा मिस हो जाता है तो जनाब आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है। वहाँ पर जाकर आप दोबारा से अपनी मर्जी का सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं और उसे पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा अब आगाज कर लेते हैं और माहम से जानते हैं मौसम की सूरत है। जी बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। जी तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरक़ी सिंध, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोचोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। यहाँ पर बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी, आजाद कश्मीर। यहाँ पर अक्सर इलाकों में बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है।
मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर मौसम की सूरत हाल अगर हम आपको बताएं तो मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, वजीरिस्तान और कुर्रम में बारिश हो सकती है। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हम पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 34 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल, अटक, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कुसूर, उकाड़ा और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। और अब आपको लिए चलेंगे रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान। यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 33 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज शाम बारखान, डेरा बुगटी, कोहलू, लसबेला, खुसदार, आवरान और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबे सिंध का मौसम। यहाँ पर जी हम बेशतर अजला में देख रहे हैं कि मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। रोशनियों के शहर कराची लिए चलते हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 40 और कम से कम 30 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान सांगढ़, थरपारकर, उमरकोट और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से अब तक 4000 देहात तबाह और 40 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 13 लाख ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। इसके बावजूद भारत की हट धर्मी बरकरार है। दरिया चनाब और सतलुज में मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। और दरियाए सतलुज की अगर हम बात करें तो वहाँ के सैलाबी रैले बहावल नगर के इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। कई बस्तियां जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। दरिया में पानी के बहाव में तेजी की वजह से बहावलपुर में फतवाली के करीब बंद टूट गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो भी तबाह हो गई हैं। ताज़ा तरीन बहावल नगर में सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, राशिद रहमानी, उनसे जानते हैं। कहिएगा यहाँ इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और हुकूमती नुमाइंदे कितने अलर्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज से जो मुहल्का जो आबादी है नूरे वाला बंद पर। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो दर्जनों जो घर हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। हज़ारों जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। कुछ जो मुतासरीन हैं वो अपने घरों में तक महसूर हैं। दरिया सतलुज की बात करें तो वहाँ पर ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत है। गुज़िश्ता रोज़ ये लश्कर चौक के करीब जो एक बंद था आर्जी हिफाजी, वो बंद टूट गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरी इस हवाले से मुतासरीन से भी बात हुई है तो उनका कहना है कि ज़रा इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं दिया जा रहा। खाने पीने की अशिया समेत जो जानवरों का चारा है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो ज़रा इंतज़ामिया ने दावा किया हुआ है कि दरियाई बेल्ट में 18 के करीब जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर खाने पीने की अशिया समेत जो तमाम मेडिकल की सहूलियात समेत तमाम जो सहूलियात दी जा रही हैं। जबकि जो इलाके के लोग हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि उन्हें ना ही खाने पीने की अशिया दी जा रही है, ना ही कुछ मवाल मवेशियों के लिए चारा दिया जाए। तो रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन भी जारी है। उनकी जानिब से जो सैकड़ों जो लोग हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो पानी क्यूसी का रेला है वो दरिया सतलुज के बहावल नगर के मकाम से गुजर रहा है, जिससे 3 तहसीलें जो बहावल नगर, चिश्तियाँ और मिंचनाबाद बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। ज़राई इंतज़ामिया के मुताबिक 124 नाज़रीन, दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बावल नगर की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की और इस वक्त सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है। सैलाबी ड्रेलों ने मुल्तान शहर को घेरे में लिया हुआ है। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और आपको बताएं कि अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फीट तक जा पहुंची है और इंतजामिया के मुताबिक बंद में पानी की सतह 417 फीट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, बताइएगा इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है और क्या बताया जा रहा है कि मुल्तान शहर पर खतरा क्या अब भी बरकरार है या ये टल चुका है? कौन से इलाके ज़िर-ए-आब हैं और कहाँ कहाँ शगाफ डाला जा सकता है? जी, दरिया चनाब का सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में मौजूद है और 130 से ज़ायद देहात मुल्तान ज़िला के अंदर सैलाबी पानी में डूब चुके हैं और 150 से ज़ायद एरिया है जो इस टाइम मुतासर हो चुका है। बंद बोसन से लेकर जलालपुर पीरवाला तक ये सिर्फ ज़िला मुल्तान की हदूद है और डिवीज़नल इंतज़ामिया की जानिब से 90 के करीब फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं। 350 से ज़ायद अफराद इन कैंप के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा संजीदा होती जा रही है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद इस टाइम शेरशाह बंद के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और किसी भी टाइम ये पानी बंद क्रॉस कर सकता है। यही सूरत हाल दूसरी जाने मुजफ्फरगढ़ की साइड पे रोड के ऊपर है और वहाँ पर भी पानी इस टाइम रोड क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुछ ही मज़ीद इजाफा अगर पानी में होता है तो फिर ये पानी जो मेन रोड है मुल्तान से बलोचिस्तान को मिलाने वाला उसको क्रॉस कर सकता है, जिसके बाद ये तमाम तर ट्रैफिक जो है यहाँ पर रुक जाएगी और मुल्तान का क्वेटा और बलोचिस्तान से जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ते हो सकता है इस साइड से, शेरशाह वाली साइड से। मुतासरीन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी जो मुतासरीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और इस एहतजाज में उनका यही मुतालबा था कि बंद तोड़े जाएँ ताकि पानी तेज़ी से क्रॉस करे, लेकिन इंतज़ामिया अभी इंतज़ार कर रही है। टेक्निकल कमेटी फ़ैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये बंद तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा ये बात सामने आएगी। फ़िलहाल जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगले 24 से 36 घंटे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के लिए खासे अहम है। तो यासिर हमें बता रहे थे कि मुल्तान की क्या सूरत हाल है, बावल नगर की सूरत हाल भी हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है। मुल्तान में खतरा जो है वो बिल्कुल खतरा बरकरार है ताहाल और उम्मीद यही करते हैं, दुआ भी यही करते हैं कि इस तरह की जो सैलाबी सूरत हाल हमने पहले देखी है वो मुल्तान को फेस ना करे और सब इसमें महफूज रहें। और आज के दिन की मुनासबत से एक दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 5 सितंबर को ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में खैरात, अतियात, सदक़ात और अफ़ाही कामों के बारे में शऊर उजागर करना है। और इस दिन की ख़ास अहमियत भी ये है कि ये तारीख़ नोबल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफ़ात का दिन है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बेसहारा, बीमार और गरीब इंसानों की खिदमत में वक़्फ़ कर दी थी। दुनिया भर में आज के दिन मुख्तलिफ फलाही तकरीबात, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जा रही हैं जिनका मकसद इंसान दोस्ती के जज्बे को फ़रोग़ देना है। इस्लाम में भी चैरिटी को बुनियादी मकाम हासिल है, जहाँ ज़कात, सदका, अतियात और सखावत को ना सिर्फ नेकी बल्कि फ़र्ज़ का दर्जा दिया गया है। चैरिटी सिर्फ माली मदद का ही नाम नहीं है बल्कि वक्त, हमदर्दी और ताउन देना भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। वर्ल्ड चैरिटी डे दरअसल इंसानियत, हमदर्दी और खिदमत का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि किसी की मदद करना सिर्फ अमले खैर ही नहीं बल्कि ये इंसानियत का फ़र्ज़ भी है। बल्कि अगर कहा जाए कि अव्वलीन फरीज़ों में से एक फरीज़ा है तो ये गलत नहीं होगा। और बिल्कुल इस वक्त आज के दिन को बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के अंदर बनाने का जो बेहतरीन इसकी यूटिलाइजेशन है वो इसी तरह से हो सकती है कि आप देख रहे हैं कि कुदरती आफत का पाकिस्तान को सामना है।
सैलाबी सूरत हाल है और बहुत से लोग सैलाब के बायस बेघर हो चुके हैं, जिनकी तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। तो आइए इस दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें और जिस कदर हो सकता है आप जनाब चैरिटी करें अपने पाक माल में। वैसे तो हर दिन ही अगर आपको मौका मिले किसी की मदद करने का तो वो तो उसमें आपको देर करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज ये दिन मनाया जा रहा है तो भरपूर बढ़ चढ़कर इस दिन को मनाएं और जितने भी लोग हैं बेसहारा हैं जिनको मदद चाहिए और सैलाब मुतासरीन स्पेशली उनकी बढ़ चढ़कर मदद करें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम से माली हैसियत बहुत ज्यादा नहीं रखते, कोई इतनी इस्तात नहीं रखते, तो हमने आपको ये बताया ना कि किसी के साथ हमदर्दी के दो बोल बोलना, खुश अखलाकी से पेश आना, ये भी चैरिटी है, ये भी सदका है। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। तो आप जनाब इस तरह से भी उन लोगों की मदद कर सकते हैं और इस वक्त उनको आपकी मदद की अशद जरूरत है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद मौजूआत पर बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में आप कुछ बात कर लेते हैं खूबसूरती की। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे उम्र ढलती है तो जो चेहरे पे झुर्रियां हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं, ताजगी कम हो जाती है। शेर सुनाने लगी शाम ढलती है तो ये होता है, शाम नहीं ढलती ना, जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है शायरी भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। शायरी तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन मायूसी तब होती है जब चेहरे पे झुर्रियां आती हैं। और उन झुर्रियों को दूर करने के लिए जी घरेलू टोटके भी होते हैं, हाथों की जिल्द को नरमो मुलायम करने के लिए भी टोटके होते हैं, और जी अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए महंगी क्रीमों और सैलून्स के खर्चे करने की जरूरत नहीं है। हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है कि आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। तो जनाब जो खूबसूरत बना सकती हैं, फिर मैं उन्हीं के पास चलते हैं। हमारे मुल्क की मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा, जो कि बड़े अरसे के बाद, यानी गैप के बाद हमारे शो में आई और हमने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी किया। आप लोगों ने भी ऑब्वियसली मिस किया और आप पूछ भी रहे थे कि आपा कहाँ हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि वो कहाँ थी, क्यों गायब रही। आपा खुशामदीद। पहले तो आपको इतनी देर के बाद आप आई हैं, ऑडियंस पूछती रही है कमेंट करके कि आपा किधर हैं, और हम आपा के जो नुस्खे हैं उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। ऑडियंस को झुर्रियां आ गई तो उन्हें क्या दूर कर इंतजार में झुर्रियां पड़ गई। आपा आज सारे हल बता दें आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा आपको पता है कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा इस तरह का है कि मुझे उसको जरा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अच्छा। और मॉर्निंग शोज का शेड्यूल ऐसे आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठना पड़ता है, तो बस इस वजह से था कुछ थोड़ा सा आंख में जो है वो इन्फेक्शन थोड़ा सा चल रहा था, इसलिए थोड़ी एहतियात करी थी। बस मल्टीपल जो है ना वो प्रॉब्लम थी। आज तो आपा फिर आप भरपूर सामान के साथ हाजिर हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं मुझे लग रहा है आज तो, क्योंकि देखें मौसम आगे अब आ रहा है सर्दियों का। सर्दी का मौसम वो मौसम है कि जिसके अंदर आप आपके बॉडी के अंदर, जैसे आप झुर्रियों की, ड्राइनेस की, बुढ़ापे की अगर हम बात करें तो सर्दी का जो 3 या 4 महीने का जो मौसम होता है, इसके अंदर आप वो जरूरी फैटी एसिड जो है वो अपनी बॉडी को, वो फ्यूल आप अपनी बॉडी को दे सकती हैं कि जिसको लेके आप जो है वो बुढ़ापे को रोक सकती हैं। अब इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप पंजीरियां खाएं, देसी घी खाएं, मिलाइयां खाएं, मक्खन खाएं, ये अवेलेबल भी नहीं है, खालिस अवेलेबल भी नहीं है। गाँव देहातों में तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से इस दौलत से माला माल है, लेकिन हमारे शहरों के अंदर जो है वो अगर है भी तो बच्चे आजकल के खाते नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप झुर्रियों से दूर रहना चाहती हैं और मैं भी, तो फिर हमें आपा के करीब होना पड़ेगा। जी 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 कम करने के लिए करीब जाना पड़ेगा। झुर्रियों से बचना बड़ा जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। हाँ जी, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पे, हर्ब्स पे जो है वो बात होती रहती है। ये है मोरिंगा। मोरिंगा आज मोरिंगा पाउडर की तो बड़ी धूम है, बहुत ट्रेंड में, पाउडर की बहुत धूम है और बहुत लोग ले रहे हैं और काफी लोगों को सूट भी नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता ये भी बताऊंगी। लेकिन आज जो मैं बात करूंगी, मैं मोरिंगा के सीड्स की, बीजों की बात करूंगी। इसके जो सीड्स, सबको इसके पत्तों का पता है कि इसके जो है वो पत्तों का पाउडर के ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, लेकिन इसके जो सीड्स हैं उसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतना इजी है उसको कंज्यूम करना, उसको खाना। ये देखें जी, ये 3 सीड, ये सिर्फ 3 सीड आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनको लेना कैसे, खाना कैसे है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको जो है ना वो एक टेस्ट करें, खाएं इसको। अच्छा, खाना पड़ेगा। उसके बाद कड़वा तो नहीं, उसके बाद आपा मैं बोल पाऊंगा या नहीं? आप माशाल्लाह से और ज्यादा बोलेंगे, आपकी एनर्जी का लेवल और ज्यादा है। क्या बात है जी। ये आपके ब्यूटी बूस्टर हैं। वाह, सिर्फ 3 सीड। अरे वाह, जबरदस्त, तो कड़वा भी नहीं है। 3 सीड, सिर्फ ये यकीन करें कि आप 3 बीज आपने लेने हैं तकरीबन हफ्ता 10 वो मैं आपको बताऊंगी कि कड़वा, इसकी कड़वाहट को हमने कैसे खत्म करना है।
ये चीजें खानी चाहिए, खानी तो यही तो चाहिए। हमारा मसला है, यही तो हमारा हमारे मसला है बुजुर्ग कि हम नीम भी खा लिया करते थे नीम भी खा लिया बकायदा। करते थे। दवाइयाँ हम जिनके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं वो ले लेते हैं, और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, तो उनके सिर्फ टेस्ट चलें की आप हम वजह बर्दाश्त से कर लेते हैं। बर्दाश्त करना पड़ेगा। 3 बीज आप सिर्फ जो है वो 2 हफ्ते इसके ले, 2 हफ्ते के बाद इसके 6 बीज जो है वो आप स्टार्ट कर दे, ठीक है। और ये आप 3 महीने ले लें। इसका जो फायदा है, ये आपका ब्यूटी बूस्टर है, क्या बात ये है। आपके बुढ़ापे को रोकेगा, ये आपका नेचुरल ग्लूटाथायोन है, ठीक है। Okay. आप ब्यूटी किसको कहते हैं? खूबसूरत स्किन, चिट्टा healthy skin। रंग, ग्लोइंग स्किन? नहीं, मेरे लिए डेफिनेशन जो ब्यूटी की है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्दें नहीं हैं, ठीक है, आप 50+ हैं, तब भी आपके अंदर एनर्जी लेवल पूरा है, ये खूबसूरती है। आपकी सही। अच्छी सेहत खूबसूरती है, आप तंदुरुस्त है, ये खूबसूरती है, No ठीक doubt है? about it। आपको कोई बीमारी नहीं है, ये खूबसूरती है। That's true। हम लोगों ने जो टारगेट किया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ अपनी जो है ना वो ज़ाहिरी जो खूबसूरती beauty, को। ज़ाहिरी खूबसूरती को, असल खूबसूरती आपकी इनर है। और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आपका टेस्ट डेवलप हो और जाता आपा है जब 2-3 इनर दिन के इनर बाद। ब्यूटी होती है तो आउटर ब्यूटी आउटर ब्यूटी खुद ब खुद होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल जो है वो आपका ग्लूटाथायोन है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच जो है वो प्रॉपर्टीज क्वालिटीज होने की वजह से ये एंटी कैंसर भी है। और उसके बाद आप देखें कि जिन लोगों को जोड़ों की दर्द है, इस लेवल पे जो है वो आर्थराइट्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि स्टीरॉइड के जो है वो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर कोई इलाज नहीं रहता। इसके अंदर नेचुरली जो है वो स्टीरॉइडल कंपाउंड्स हैं, सही। और जो कि कुदरती हैं, और आपा आपके और- जोड़ों के आपा दर्द और इसके भी अलावा नुस्खे कौन- बता कौन दें, से क्योंकि हमारे हम पास? कह रहे हैं टाइम कम है और हम ज्यादा से ज्यादा नुस्खे इसके जान बाद टोटको जिस पे तरह हैं। से इसके बाद जिस तरह से आप पत्तों की बात कर रहे थे, मोस्टली लोग जो है वो इसके अगर पत्ते मोरिंगा के लेते हैं तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अच्छा। और उन लोगों को सूट नहीं करता, वो छोड़ जाते हैं, ठीक है। इसका जो कहवा है, ये मैंने जो है वो ये सिर्फ इतना सा तकरीबन आपने 2 गिलास पानी के लेने हैं, मुट्ठी भर के इसमें जो है वो मोरिंगा के पत्ते डालने हैं, और तकरीबन आपने 10 से 15 पत्ते इसके अंदर लेमन के डालने हैं। लेमन के। अच्छा। आपको अंदाजा नहीं है कि लेमन और इसका कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपकी जोड़ों की दर्दों के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर तरह से जो है वो इसके अंदर सिर्फ आपने 1 पिंच शहद वगैरह नहीं आपने डालना, क्योंकि शहद जो है वो खालिस आता नहीं है, या जिन लोगों को शुगर वगैरह का मसला है उन लोगों को जो है ये सूट नहीं करता, शहद लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये मैंने इसके अंदर जो है वो लेमन के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, और साथ ही मैंने लेमन जो स्क्विज किया है, इसके छिलके ओके, आपने ओके। लाजमी डालने हैं। ठीक। ठीक है, टेस्ट करेंगे? मोरिंगा के बाद मैं रिस्क ले लेता हूँ। आपा पीछे से भी बड़ी फरमाइश आ रही है कि आप जरूर पी के हमें बताएं कैसा पीछे है। से फरमाइश आ रही है और आपको कड़वाहट वो कह रहे हैं अगर महसूस हो रही अगर है। अच्छा है तो हमारे लिए बचा लीजिएगा, अगर कड़वा है तो पी लीजिएगा। ये आपका ब्यूटी बूस्टर है। अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, 50 साल के बाद भी आप अगर चाह रहे हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, हमें कोई भी बीमारी ना लगे, तो आप जो है ये 3 महीने जो सर्दियों अच्छा की है, टेस्ट है इसका। और कमाल देखे का। खूबसूरती के लिए फिर जतन करने पड़ते हैं ना, करने थोड़ा सा। पड़ते और हैं, ये बिल्कुल। आपा ने ड्रिंक इन्वेंट किया खुद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो यही चीजें जो है वो मेरे घर में चल रही होती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मोरिंगा के पत्ते, ठीक है। अच्छा, इसका जो लोग पाउडर लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है कि लेने के बाद पेट में क्रैम्प्स, पेट में दर्द होती है। तो इसको जो लेने का, जो मोरिंगा पाउडर को लेने का जो बेहतर तरीका है, आपने गर्म पानी करना है 1 कप, अच्छा। 1/2 टीस्पून आपने उसके अंदर इसको डाल के दम दे देना, और फिर स्ट्रेन करके लें। साथ आप लेमन और जैसे मैंने नमक ऐड किया। आपको कभी पेट में, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो गर्म होके एक्टिव होते हैं। तो इसलिए इसको अगर आप गर्म पानी में लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट में जो भी क्रैम्प्स वगैरह ये इशू है नहीं अच्छा, होंगे। आपा ये लेने आपने सुबह के वक्त है? खाली पेट होता है, अच्छे तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्टमक में। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको अब हमने फेस पे किस तरीके से लगाना है, जैसे आपको मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल आपका ग्लूटाथायोन है। अब गर्मियां गई हैं, गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा इशू है, टैनिंग, सनबर्न, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, ठीक है। उसके लिए 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है मोरिंगा पाउडर, और 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर जो है वो मुल्तानी मिट्टी का जो है वो आपने डाल देना है।
अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो है वो मैदा डालें, ठीक है। मोस्टली लोगों को जो है वो सूट नहीं करता बेसन के साथ एक्ने वगैरह के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। साथ इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक इसको अच्छी, आपको पता है कि मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा जेल की जो है वो प्रॉपर्टीज है। इसको आप चाहें तो दही के अंदर मिक्स कर लें या इसको जो है वो आप वाटर के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। दही के अंदर इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये वाला फेस पैक आप अगर डेली बेसिस पे लगाते हैं 8 से 10 दिन इसको मिक्स करें। 8 से 10 दिन इसको जो है वो डेली बेसिस पे लगाएंगे, आपकी पिगमेंटेशन को खत्म कर देगा, स्किन को नीट क्लीन करेगा, ग्लो करेगा। फिर आप इसको ट्वाइस आप कितनी सुगड़ है इस बात का पता चल गया हमें, आपने ब्रश ही तोड़ दिया। यार देखिए चीजें पता चलता है कि कोई काम नहीं करती यहाँ। चीजें तोड़ने मेरा कोई किरदार नहीं, मैं चीजें जोड़ती हूँ वैसे तो इत्तेफाकन ये हो चुका है। अच्छा, बालों के लिए आजकल जो है वो जितनी न्यू जनरेशन है ऑयल को जो है वो लगाती नहीं है, पसंद नहीं करती, ले भी लिया अवॉइड करती है। उसके लिए जो है वो मोरिंगा का मैं एक्सट्रैक्ट आपको बनाना बताती हूँ कि आपने ये एक्सट्रैक्ट बना के रख लेना, ये 4-6 महीने आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसके लिए ये देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ है। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन 50 ml, आपने ग्लिसरीन ले ली। 50 ml ही आपने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। उसके अंदर आपने जो है ये मोरिंगा के पत्ते और इसके जो सीड्स हैं इनको आपने पीस के डाल दिया। ये आपका 15 दिन के अंदर इस तरह से एक्सट्रैक्ट जो है ये रेडी हो गया। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने शावर बोतल के अंदर थोड़ा सा जैसे 2 अच्छा, ये वो नहीं है कि रूट्स में लगाना आपने, ये वो वाला ऑयल नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसको क्या करना है, आपने बाल धो लिए, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है बहुत ज्यादा, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, रूट्स वीक है बहुत ज्यादा, आपने 2 टेबलस्पून इस वाले एक्सट्रैक्ट की रोज वाटर या सिंपल आपने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 100 ml वाली बोतल में ये आपने डाल देना। आपने बाल धो लिए, आपने टॉवल ड्राई कर लिए, आपने क्या करना है, ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है आपने अपनी लेंथ एंड स्कैल्प पे अच्छी तरह से जो है वो स्प्रे कर देना। ये माइनॉक्सिडिल वाला काम तो ये वही काम करेगा, ये वही काम करेगा। नेचुरल हर्ब, ये नेचुरल है, ये ड्राई हो जाए, ये लगा रहे, इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई इसकी चिपचिपाहट पर, यानी कि आफ्टर वॉश आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये मैं आपको जो है वो मोरिंगा एक्सट्रैक्ट के साथ फेस सीरम जो है वो बनाना बताऊंगी, जो आपकी ड्राइनेस को, आपकी रिंकल्स वगैरह को जो है ये रिमूव करेगा। आपने क्या करना है, बताइएगा। हाँ जी, आपने क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन के अंदर आपने जो है मोरिंगा पाउडर डाल लें या मोरिंगा का आपने एक्सट्रैक्ट डाल के आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करके आपने जो है वो किसी भी ड्रॉपर में डाल के रख लेना है। ये वाला जो आपका सीरम है ये आपकी फेस की और आपकी आई जोन की रिंकल्स के लिए, ड्राइनेस के लिए कमाल के इसके रिजल्ट है। और इसके बाद बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम जो इश्यूज आ रहे हैं कि नकल्स, उनकी जॉइंट्स, उनके जो है वो नेक के ऊपर एक स्टबन फैट सी आ जाती है। आपने जो है वो स्पंजी वगैरह बनाई, आपने लेमन को यूज कर लिया, ठीक है। ये खाली लेमन है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। आप बैठे हुए हैं, टीवी के आगे बैठे हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, और थोड़ी सी आपने इसके ऊपर हल्दी, ठीक है, ये डाल के ये आप अपने जॉइंट्स पे जो बहुत ज्यादा ब्लैक हैं, आप जॉइंट पे इसका मसाज करें। आपकी जो स्टबन फैट है ब्लैक, बिल्कुल एक नेक के ऊपर जो है वो लाइन बनी है, आपकी जो कोहनियां ब्लैक है, इसके ऊपर आप अच्छे से इसका जो है वो मसाज करें। 1-आधा घंटा नहाने से पहले कर लें। ये बड़ा अहम मसला आपका, जिसकी आपने निशान दी कि वैसे बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्शन होता है लोगों का, लेकिन ये जो जॉइंट्स है, खास तौर पे नेक जो है, हाँ जी, वो बहुत बुरी लगती है। तो ये आप नहाने से पहले आधा घंटा पहले लगा ले और उसके बाद आपने बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताए। और मोरिंगा से जी आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इतने फायदे हासिल कर सकते हैं। इनर ब्यूटी के लिए भी और आउटर ब्यूटी के लिए भी जबरदस्त नुस्खे आपने घर में जरूर ट्राई करने हैं और हमें अपना फीडबैक भी देना। और हम भी घर जाकर आज मोरिंगा टी भी घर जाके क्यों, मैंने अपनी टीम के लिए ये रखा हुआ है, अभी उन्हें ये पिलाता हूं मैं। बस अब हम मोरिंगा पीते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि कनाडा हमेशा से दुनिया भर के तलबा, वर्कर्स और सयाहों के लिए एक पसंदीदा मंजिल रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और अमेरिका के बाद कनाडा ने भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी है, जिससे गैर मुल्की तलबा के लिए वीज़ा हासिल करना पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त वीज़ा मुस्तरद होने की शरह पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और सिर्फ रवा साल ही 62% दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद की गई हैं, जबकि
इंडियन तलबा की तो 80% दरखास्तें हैं जो कि मुस्तरद की गई हैं और कनाडा में इस वक्त 10 लाख के करीब गैर मुल्की तलबा मौजूद हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। इसके साथ साथ तलबा के लिए माली सबूत की शर्त भी मजीद सख्त कर दी गई है। अब वीजे के लिए कम से कम $20,635 दिखाना लाजिम होगा। वर्क परमिट के लिए भी नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। वर्क परमिट हासिल करने के लिए तलबा को अब इंग्लिश या फ्रांसीसी जुबान के टेस्ट पास करना लाजमी होगा। तो जनाब, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीज़ा कंसल्टेंट मुमताज़ खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ कनाडा की भी अब सख्त होती जा रही हैं और अगर हम देखें तो ये जो तलबा हैं पाकिस्तानी, ये $22 अरब के करीब जो है वो मुनाफा कमा के देते हैं। फिर क्या ज़रूरत पेश आई इस तब्दीली की और इस पॉलिसी की? देखिए, ये सारे कंट्रीज़ का प्रोसेस ऑनगोइंग होता है। उन्होंने अपनी माइग्रेशन को मैनेज करना है कि आपके कंट्री के अंदर कनाडा में आके कुछ टेस्ट तो नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और ये माइग्रेशन जो हो रही है एट वंस सर्च तो नहीं कर रही। तो वो स्टैट्स पे उनके काम करते हैं कि उन्होंने ये भी देखना है कि एट वंस कुछ सर्च ना कर जाए। तो ये पहले भी होता रहा है कि वीज़ा रेशो सख्त करते हैं, फिर थोड़ी सी नरमी भी करते हैं, तो इट्स ऑन गोइंग। तो ये जो न्यूज़ में खैर बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि वीज़ा रेशो बहुत टाइट कर दी है, ये ऐसे नहीं है। अच्छा। ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर कदरे कम है। ये फिल्टर लगाया है सही। कंपनी की, दे वांट के स्टूडेंट्स आए, लेकिन ये कि फिल्टर्ड होके आए। ठीक है, हाँ। तो ये मुमताज़ खान साहब, इतनी बड़ी तादाद में जो कनाडा के वीज़े मुस्तरद हुए हैं और जो फिगर शेयर किए गए हैं, इसकी क्या वजह है और किन बुनियाद पर जो वीज़ाज़ हैं इनको रिजेक्ट किया जा रहा है? जी, आमतौर पर जो वीज़ा ग्रांट होता है या डिनाई करते हैं उसके ऑलमोस्ट 5 से 6 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा ये कि स्टूडेंट की इंटेंशन क्या है, जेन्युइन पढ़ने आ रहा है। हाँ। वो एक लंबी डेफिनेशन होगी हु इज जेन्युइन स्टूडेंट। वो कुछ कंट्रोल वीज़ा ऑफिसर के पास है। हम एफर्ट तो करते हैं एज ए कंसल्टेंट्स के स्टूडेंट्स की अच्छी प्रोफाइल बनाएं। तो 5-6 वेरिएबल्स की बात करें तो नंबर 1 ये कि स्टूडेंट जेन्युइन है, उसकी इंटेंशन पढ़ने की है और पढ़ के क्या पाकिस्तान वापस आएगा या उधर स्टे करना चाह रहा है या काम करने जा रहा है। कोर्स की रेलेवेंसी होनी चाहिए। आप कोर्स बार बार स्विच कर रहे हैं, इंटर में कुछ और पढ़ा, मास्टर्स के लिए कुछ और करने जा रहे हैं, तो वो इरेलेवेंट कोर्स इट लीड्स टू द वीज़ा रिफ्यूज़ल। फिर आपकी फाइनेंशियल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो इतने डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहेगा कि स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है वो आके खाम खा जॉब पे ना लगा रहे, वो आके कंट्रीब्यूट करे, स्टडी भी करे, स्किलफुल हो, या तो स्किलफुल हो कि उस सोसाइटी का ऐसा बने। अच्छा मुमताज़ साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडियन तलबा जो हैं जिनकी 80% दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, तो पाकिस्तानी तलबा पर भी इसका असर यही होगा? नहीं, पाकिस्तान का नंबर लकीली कम रहा है। पिछले सालों की बात करें तो पाकिस्तान की रिफ्यूज़ल ज़्यादा थी, इंडिया की रिफ्यूज़ल कम थी। अब लकीली कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, कुछ ये कह लें कि पाकिस्तानी माशाल्लाह ये कि बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। हमने अपने आप को प्रूव किया है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। इंडिया से लास्ट ईयर की बात करें कि 1000 में ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि पकड़ी गई कि फेक डॉक्यूमेंट थे, फेक एडमिशन्स थे, फेक क्वालिफिकेशन थी और आपके IELTS सीमन के फेक थे। तो वो एक ओबियसली एक माइंड बनता है, माइंड सेट गवर्नमेंट्स का, पॉलिसी भी डिफाइन होती है कि भाई इस कंट्री से कैसे। कनाडा में तो यूं ही लगता है कि जिस तरह के आप किसी इंडियन स्टेट के अंदर घूम गए, इतने ज्यादा ये तो फिर मैं कनाडा जाना है, मैं कनाडा वाली यानी कि पॉलिसी सख्त हो रही है। कनाडा के नाम पे फ्रॉड भी बड़े होते हैं इंडिया के अंदर। वो चाहते हैं कि भाई अब ये इंडियन स्टेट ना बने, अब ये एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक मल्टीकल्चरल कंट्री बने, तो वो ये भी एक पहलू है उसका। अच्छा, चले किसी पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे, किसी स्टूडेंट की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो जाती है वीज़ा की, तो दोबारा अप्लाई करने का क्या मौसर तरीका है? कितने गैप के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि दोबारा आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े? गैप की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर लें, बेसिक प्रोसेस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको ये डिफाइन करें कि आप सर्कमस्टांसेस चेंज दिखाने, आपने कुछ चेंज हुआ है, वो यही नहीं बताना कि वही महीने पहले वाले हालात हैं। वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बेहतर होगी, आपके फंड्स स्टक थे, फंड्स आ गए, या आपका कोर्स आपने बेहतर चूज कर लिया, एडमिशन अच्छी जगह मिल गई। लेकिन आप महीने बाद अप्लाई करें और आप अपने जो है वो बताएं कि जनाब बैंक स्टेटमेंट उसमें ज्यादा, तो वो फिर आपसे भी पूछते हैं इतने पैसे आए कहाँ से? भाई वो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ भी करें आप, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये फाइनेंशियल कैपेसिटी का एक पहलू है। तो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि ये फंड्स आए कहाँ से। तो इस पर भी अब सख्तियां हो रही हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, माली सबूत के लिए फिर क्या आगे होगा और कितने पैसे बताने होंगे या दिखाने होंगे? देखें, वो आपने नंबर बोला है 20,600 समथिंग, ये नंबर बढ़ चुका है। इवन अब वो चाह रहे हैं, ये हर साल बढ़ता है, 22,800 समथिंग है। अच्छा, और ये पाकिस्तानी कितने? पाकिस्तानी आप कन्वर्ट करें तो लगभग ये 40 लाख। ठीक है। वो ये सब चाहते हैं कि स्टूडेंट जो आ रहा है उसके पास वहाँ रहने की, ट्रैवल के लिए, अपने आप की लिविंग मील्स है, वो आने जाने का पाकिस्तान से हम पे बोझ ना बने, वो हम पे बोझ ना बने, वो आके जॉब पे ना लगे, स्टडी पे ध्यान दे, उसके पास पैसे हों, वो दिखाने के लिए ओबियसली ये
ये जेन्युइन स्टूडेंट दिखाने के लिए अच्छा फैक्टर है कि ये गलत नहीं है। आई बिलीव ये जेन्युइन बच्चों के लिए अच्छा है कि वो दिखा के जाएंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा उसका। अच्छा, कल भी हम जैसे बात कर रहे थे कंसल्टेंट से ही, उन्होंने कहा कि जी आपका होमवर्क होना चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप प्लानिंग के साथ मूव करें। तो जो हजरात जाना चाहते हैं, कनाडा का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तलबा जो हैं वो स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी में फर्स्ट चीज़ क्या है, वो किन चीज़ों पर काम करें, क्या होमवर्क करें कि उनके लिए आगे जाकर फिर आसान। देखिए, हम सबसे बड़ा इशू आजकल जो नज़र आ रहा है वो ये कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहिए। आपने प्लान किया, साथ ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना शुरू कर दें, ट्रांजैक्शन दिखाएं, टैक्स रिटर्न दिखाएं, शॉर्टकट ना मारें कि सिंपल फंड्स डालें और उसको स्टेटमेंट 1 करोड़ की पूरी की वो शो कर दी, ऐसे नहीं है। आप यही बताना है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे हैं, सोर्स क्या है। अगर आपके जॉब होल्डर हैं, बिजनेस है, कई ऐसे जॉब बिजनेस हैं जो आप बैंक में पैसे नहीं आते, जो हम दिखाना नहीं चाहते, उसका सोल्यूशन ये किसी एजेंट से मिलें, कंसल्टेंट से मिलें, टैक्स कंसल्टेंट से मिलें, फाइनेंशियल वालों से मिलें, उन्हें बताएं कि मेरी इनकम तो है लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मुझे हेल्प आउट करने के मैं इसको कैसे प्रूव करूँ। डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो वीज़ा ऑफिसर को अपील करें। बिल्कुल ठीक है। मुमताज साहब, ये भी बताएं कि ये तो हो गया जो नया वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए सख्तियाँ, जो पहले से वहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं यूके में सूरत हाल मुख्तलिफ है, वहाँ पे अब कहा यह जा रहा है कि अभी तो सिर्फ मेल की गई है, मैसेज किए गए हैं, लेकिन क्रैकडाउन भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो उन पर भी ये कोई नई पॉलिसी लागू होगी, उन पर क्या सख्तियाँ हो सकती हैं, वो किस तरह से सफ़र कर सकते हैं? कनाडा की बात करें, कनाडा की, यस, कनाडा में न्यूज़ ज़रूर है लेकिन सख्ती नहीं है। कनाडा अभी भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है, ठीक है। आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, वो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स एंड DLI बोलते हैं उसको, तो वहाँ से आपकी डिग्री है, मेजॉरिटी DLI है, डिग्री कंप्लीट की तो आपके पास राइट है कि आप सिंपली अप्लाई करें, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूके में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन की वजह से वो कुछ इस तरह की सख्ती है। कनाडा में भी यही वजह, रीज़न यही है वहाँ पे भी? इन्फ्लेशन नहीं है। हाँ, देखिए, ये एक छोटा सा फैक्टर है, ये बड़ा नहीं है। इन्फ्लेशन हर कंट्री में है। हर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ भी लिविंग कॉस्ट 20,000 थी लास्ट ईयर, अब इस साल वो 21,000 लिविंग कॉस्ट डिफाइंड है ना, सही, एज पर स्टैट्स की कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, वो तो अच्छा, मुमताज साहब, जैसे कि हमने पाकिस्तान से जाने वालों का तो डिस्कस कर लिया, जो वहाँ मौजूद हैं, वो अगर वीजा खत्म हो जाता है उनका, तो फिर वो आगे क्या प्लान करें, किस तरह से वो स्टे कर सकते हैं वहाँ पर? कनाडा वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज को जो आपको PR माइग्रेशन का पाथवे देता है, ठीक है। दुनिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, ये चंद कंट्री है, कुछ और भी बात करें तो इंग्लिश स्पोकन कंट्री में कनाडा नंबर 1 है, जो आपको पाथवे देता है, स्टडी, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा राइट्स, फिर लीडिंग टू आप पॉइंट्स पूरे करें, जॉब सीख करें, कनाडा का एक्सपीरियंस लें, तो 90% स्टूडेंट्स आपको PR मिल जाती है। अच्छा मुमताज साहब, बिल्कुल हमने देखा और बड़े लोग जो हैं वो रुख भी करते हैं कनाडा का। सर, ये जो इंग्लिश तो चलें समझ आती है, ये फ्रेंच को भी तरजीह दी गई है, इसकी क्या वजह है कि अगर आप फ्रेंच भी सीखेंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी? फ्रेंच बहुत ज़्यादा वाइडली स्पोकन है कनाडा के अंदर ऑलरेडी, इवन इसके पूरे पॉइंट्स हैं। अगर आप लाइट सपोज माइग्रेशन की बात करें तो आप 7 एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, 8,777 बैंड लेके आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो इक्वली आप फ्रेंच क्वालिफिकेशन भी इतना स्कोर लें तो आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, इक्वल है, बिल्कुल मिलते हैं। तो अच्छा मुमताज साहब, मुतबादिल कोई ममालिक बताएं कनाडा के, अगर तलबा मूव करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो? जैसे थोड़ी सी वीज़ा रेशो, थोड़ी सी क्या कुछ वीज़ा रेशो कम हुई है, जिस तरह 62% नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है अगर आप PR प्लान कर रहे हैं कनाडा के पैरेलल। अदर देन दैट यूके अच्छा कंट्री है। यूके में एक इशू है कि भाई आपको PR मुश्किल है, स्टडी करें, 2 साल का वर्क वीज़ा लें, उसके बाद आपको जो फिर जो लास्ट थी जो आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया आसान है PR के लिए, उसके हवाले से फिर कुछ बता दें हमारे देखने वाले। बिल्कुल आसान इसी तरह की एक पाथवे देता है, स्टडी करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको 2 साल से लेकर इवन 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। मेन सिटीज मेलबर्न सिडनी है, आपको 2 साल का मिलता है। कुछ रीजनल एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 4 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। 4 साल का वीज़ा आपके लिए सफिशिएंट है कि आप एक जॉब सीख करें, अपने पॉइंट्स गेन करें एक्सपीरियंस लेके। तो पॉइंट बेस्ड माइग्रेशन है, 80, 85, 90 पॉइंट्स पूरे करने आपको ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन मिल जाएगी। अच्छा, तो इजीली चले जी, अगर कई ममालिक सख्तियां लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई मुतबादिल ऑप्शन तो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज खान साहब आपके वक्त का, और आप जान भी लिया होगा कि कौन सी सख्तियां हो रही हैं और आप कौन सी डेस्टिनेशन है। हाँ, कनाडा जाना मुश्किल हो गया, कौन सी डेस्टिनेशन है अब जो थोड़ी सी कदरे आसान है उसकी निस्बत, तो आप वहाँ का रुख कर सकते हैं। हम जनाब ब्रेक का रुख करते हैं क्योंकि आपने हेडलाइंस भी मुलाहिजा करनी है, तो ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। चीन ने दुनिया भर को अपनी ताकत दिखा दी है। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में कालमी तकरीब का इनेकाद किया गया।
जिसमें चीन ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी अस्करी और फौजी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। इस तकरीब में अमेरिका मुखालिफ रूस के सदर, शुमाली कोरिया के सरबराह और ईरानी सदर पेश रहे, जिसने अमेरिका और पूरे मगरिब को हिलाकर रख दिया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का कहना है कि नया आलमी निज़ाम तश्कील पा रहा है। आलमी हलचल में यूरोप को अपनी जियो पॉलिटिकल ताकत का मुजाहिरा करना होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। चीन पर साजिश का इल्जाम लगा दिया और कहा कि मुखालिफिन अमेरिका के खिलाफ साजिश के लिए बीजिंग में इकट्ठे हुए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम देख रहे हैं कि चीन ने बतौर सुपर पावर दुनिया के सामने खुद को पेश कर दिया है और अमेरिका के मुकाबले में नई वर्ल्ड ऑर्डर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं और इस दौरे के दौरान जी उनकी आला चीनी और दीगर मुल्कों के हुकाम जो हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और उन्हें खूब पजीराई भी मिल रही है और पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने के साथ साथ गवादर बंदरगाह को भी जल्द अज जल्द फाल करने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान जॉइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक कर लिया गया है। और दूसरी जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में गैर मामूली सैलाब के बायस इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। हालात नॉर्मल होने पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, चीन ने पहली बार अपनी भरपूर अस्करी ताकत दुनिया को दिखाई है। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब इसकी बहस शुरू हो गई है। क्या अमेरिका मुमकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर को रास्ता देगा या फिर रास्ता रोकेगा? देखिए, रास्ता कोई भी नहीं देता होता, रास्ता लेना पड़ता है। सही। अमेरिका एक लागर होता हुआ एक इंपीरियलिज्म है। अभी टाइम लेगा, अभी फौरी तौर पर, मगर एक इमरजेंसी एक ब्लॉक की हो गई है। मैं इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी बड़ा अर्ली है कि फिलहाल तो न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर ही मैं कहूँगा। अब वो इसलिए कि देखें, यूरोप में जंग हो रही है, यूक्रेन में जंग हो रही है और अपना इकोनॉमिक डाउन टर्न है। अभी आप देखें 10 तारीख को पूरा फ्रांस बंद हो रहा है, वहाँ पे पूरा शट डाउन कर रहे हैं और 10 और 18 को वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। जर्मनी में हमें तो हमें वेस्ट का डिक्लाइन नजर आता है और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है ये इसका एक डाउन टर्न बहुत बड़ा आ गया है। तो एक तरफ तो जो वेस्ट का न्यू लिबरल डेमोक्रेसी थी वो अपनी लिमिट्स पर पहुंचकर एक एज एन आइडिया एंड एज अ प्रैक्टिकल सिस्टम बहुत बड़े बुरान में है। और उसकी मैं सादा लफ्जों में अगर ये बताऊं तो यूं समझे कि वहाँ की जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो और अवाम के दरमियान एक जंग का आगाज हो चुका है। इसकी मैंने एक मिसाल आपको दी कि 8 तारीख को गालिबन नो कॉन्फिडेंस होगी फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जी, और उसके बाद इंटरफेरेंस स्ट्राइक हो रही है वहाँ पे, क्योंकि और इस तरफ अगर हम देखें तो चाइना की इमरजेंस है, चाइना ऊपर आ रहा है और उसने जो स्ट्राइड्स ली हैं टेक्नोलॉजिकली वो है। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशनल पीरियड है। अभी इट्स लिटिल अर्ली बट कुछ चीजें हम बता सकते हैं। तो ये कि वेस्ट ऑन डिक्लाइन है, मगर ये आज कल ये 2 दिन में नहीं होगा। आई थिंक असल लड़ाई डॉलर की है। सही साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो क्या मुमकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि दोनों ताकतों के साथ ताल्लुकात को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, और अगर हो तो फिर क्या असरात हो सकते हैं और फायदा कितना उठाया जा सकता है इन ताल्लुकात? देखिए, पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फ्रंट पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। पाकिस्तान जो है वो खास तौर पर इस जंग के बाद पाकिस्तान की जो अकली झील है वो एक्सटर्नल महाज नहीं है। ठीक। पाकिस्तान का प्रॉब्लम अंदर का है, सैलाब का हो, सियासी अबतरी का हो, करप्शन का मामला हो, ये शुगर के कार्टल्स का मामला हो, बिजली के कार्टल्स का मामला हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बाहर तो हमने देखा कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी मैशत जो है
वो बेचारे धक्के खा रहे हैं नई मंडियां ढूंढने के लिए। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पैदावार ही कोई नहीं है। हमारा जरिया आमदनी IMF है या रोल ओवर है कर्जों का। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम जो है वो अंदर हैं। बाहर के महाज पर हमने बहुत कुछ गेन किया, पर्टिकुलरली जो हमारी फौज की परफॉर्मेंस थी इस 4, 5, 6 दिन में, तो उसमें हमारा बड़ा एक नाम जो है वो बना है। तो हमारी कमजोरी अंदर है। वो अंदर क्या है कि देखें, हमने ये देखे सारे ऑप्टिक्स देखे, ये जो परेड हुई है और जहां पर क्या अहमियत थी हमारी अहमियत भी जो थी वो देखें कि ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल साहब से बात की जी। और चाइना में भी वो मौजूद थे। तो हमारा इशू जो हमारी पॉलिटिकल इशराफिया उसकी वीकनेस है, उसके प्रॉब्लम्स हैं। मैं अब ज्यादा क्या कहूं कि जो एक जो पर्सनल बिजनेसेस उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक वी नीड टू फिक्स आवर होम। हम ठीक है सईद साहब, अब वो भी तो इसमें सईद साहब क्या आप उन्हें कहें वो किस तरह से दुरुस्त होंगे ना वो होना चाहते हैं, वो भी तो इसमें राजी हैं, खुश हैं। कौन राजी है? माफी ये सियासी क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ जी। मुझे आवाज कट रही थी। सईद साहब आपको आवाज मेरी आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। जी मैंने कहा वो सियासी क़यादत भी चाहती है कि जी इसी तरह से मामला चलते रहे, वो भी इसमें राजी हैं, खुश हैं सर? कौन सी क़यादत, कौन खुश है इसमें? मैं किसी की खुशी या नाखुशी की बात नहीं कर रहा। जी मैं एक क्लिनिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारी डिबेकल आएगी। It hardly matters who is happy and who is not. प्रॉब्लम ये है कि ये मैं उस एलिमेंट की, उस बीमारी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमें ड्रैग और हमारा फेलियर हो सकता है। मिसाल देता हूँ आपको, इस बिजली की कीमत की वजह से पाकिस्तान में टोटल 10,000 इंडस्ट्री चलती है। तो अपॉर्चुनिटी से फायदा क्या उठाना है हमने? इस बुरे हाल में इंडिया की जो है वो 2,60,000 या 2.5 लाख के करीब उसकी इंडस्ट्री है मुसीबत में। 2% आएगा तो उसको होगी, उसके लिए मुश्किलात हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द डिबेकल्स ऑफ अदर कंट्रीज, हमें एड्रेस करना चाहिए कि हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं। सईद साहब, एड्रेस तो करना चाहिए। आपको लगता है कि ये अंदरूनी मामलात, जो अंदरूनी मसाइल हैं, और अगर ये बैरूनी मामलात को देखें, जो आलमी सतह पर हमारे राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, चीन का दौरा भी किया वज़ीर आज़म ने, और कहा तो यही जा रहा है कि जी आलमी सतह पर हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, तो क्या ये ताल्लुकात फिर हमारे अंदरूनी मामलात को बेहतर कर सकते हैं, कोई फायदा दे सकते हैं? बाहर तो अपॉर्चुनिटी खड़ी है जी। मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपए का यूनिट, 8 रुपए का, 9 रुपए का, मैक्सिमम 11 रुपए का अपनी इंडस्ट्री को इंडिया दे सकता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? अगर आप अपना अभी $50 बिलियन का डॉक्टर फरूख सलीम ने कहा कि जो टीका लगवाया हमें फकान अब्बासी साहब ने 2014 में RLNG का, वी नीड टू फिक्स दीज थिंग्स। हमें यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं उनके इंडिया के, क्या हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपॉर्चुनिटी वहां बैठी रहेगी, हम देखते रहेंगे। बात यह है कि हमारा अंदर का मसला है, मैं बार बार यही कहता हूँ। और अंदर का मसला मिस गवर्नेंस। अभी ये सैलाब की बात सुने, सैलाब के बारे में डॉक्टर इकरामुल हक जैसे लोग, राशिद अब्बासी, और ये सारा बिल्कुल गलत बात है जी, तारीख की सबसे, इससे ज्यादा पानी गुजरा है यहाँ से। आपने किसने यहाँ पे किसने आके अंदर जाके जो बेड बनाए हैं और लाखों यानी मील की जमीन जो है वो आपने एनक्रोच की है, और आज सारा पाकिस्तान डूबा हुआ है। ये बाहर का प्रॉब्लम है। ये खारजा पॉलिसी अच्छा करने से ठीक हो जाएगा? ये अंदर का जो हिर्स और लालच है, और ये जो इनके पेट नहीं भरते, और जो इन्होंने एक ऐसा मुल्क जो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, अपनी मिनरल से भरा हुआ है, और ये साहब बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और सैलाब पहले भी आते थे, पानी इस तरह ही इकट्ठा होता था, तब भी पॉलिसी नहीं थी, आज भी पॉलिसी नहीं है। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज पर बात डाल दी जाती है कि दुनिया को ये मसला है, क्लाइमेट चेंज तो दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान का ये इतना बड़ा मसला होता जा रहा है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है। और अगर अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, अभी भी वो काला बाग तामीर करने पर ही बातें हो रही हैं, तो तस्करे और बातें और कमेटियां बनाते बनाते फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अभी चंद दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि सखर बराज अभी पता नहीं यहाँ से पानी गुजरेगा, उसकी जो मशकूक किस्म की तामीर हुई है उस पे राशिद अब्बासी साहब मेरे शो में कह रहे थे कि जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो उन्हें धमकियां मिली कि हम कच्चे के डाकुओं से मरवा देंगे। कल मेरे शो में कह के गए हैं वो।
बात ये है कि यहाँ पे आपने एम्बैंक्समेंट ठीक बनाई, क्या आप दुनिया भर जो है इससे ज्यादा सैलाब आते हैं वहाँ पे, मुझे ये बताएं, ये क्या करता रहा पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये आपका फ्लड कमीशन क्या करता रहा? लाहौर की तज़ीन और आराइश जो पता नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे हो रही है, उसके लिए 80 अरब रुपया है और सैलाब के लिए 50 अरब रुपया था। अच्छा, तो बात ये है कि मैं अगेन प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमने पूरी दुनिया में एक आला और इंतहाई और खास तौर पे मैं एयरफोर्स को कहूंगा और फौज के जो फुट सोल्जर्स हैं उनको कहूंगा, हमारे वकार को उन्होंने बहुत बुलंद किया और इंडिया जो है, मगर जहाँ पे हम नाकाम होंगे वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत मशहूर फिल्म थी जैसे क्लासिकल फ्लॉप कहते हैं, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, वो जब खत्म होती है तो उसमें बड़े 3-4 फिक्रे थे, तो उसमें लिखा था कि किसी तहजीब को, किसी मुल्क को बाहर से किसी ने बर्बाद नहीं किया, उसका जवाब अंदर से आता है। तो हमें अंदर से ये जो लड़ाई है ये इसको जीतना है, वरना सही, हमें अंदर की लड़ाई को जीतना है और मसाइल को हल करना है, तभी कामयाबी मिल सकती है। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, हुकूमतें दावा करती हैं, वादे भी करती हैं, लेकिन वो दावे वादे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन आलमी सतह पर हम देख रहे हैं जी, हमारे राब्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मामला जैसे कि सईद साहब ने कहा वो हमें हल करने की जरूरत है। सिफारती कामयाबी तो जनाब आपने जब हमने मई वॉर विन की है, जब हमने इंडिया को चारों शान चित किया है, तो सिफारती कामयाबियां तो हमारी झोली में आके गिरी हैं और हमारी अपनी भी स्ट्रेटजी है। जिस तरह से फिर फील्ड मार्शल साहब की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, और उसके बाद हमारा डेलीगेशन गया बिलावल भुट्टो की सदारत में, तो जनाब बहुत सारे जो हैं वो हमारे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अब वो हमें कदर की निगाह से भी देखते हैं। लेकिन जो हमारे अंदरूनी मसाइल है ना, हमें अपनी तरजीहात सेट करके उन पे काबू पाने की जरूरत है। जिस तरह सईद काजी साहब ने एक बड़ा अच्छा फिगर जो कोट किया, उन्होंने कहा जी लाहौर की तज़ीन और आइश के लिए 80 अरब और फ्लड को रोकने के लिए 50 अरब। तो यहाँ से पता चलता है हमारी प्रायोरिटीज क्या है। और यहाँ पर इस वक्त हमें ब्रेक पर जाना है और फिर ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे, तो स्टे विद अस, देखते रहिए सुना पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और मौजूदा दौर की बात करें तो दुबला पतला जिस्म ना सिर्फ एक ख्वाहिश है बल्कि एक जुनून बनता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि जी वजन कम हो और वो भी जल्द से जल्द कम हो, मगर सवाल ये है कि क्या हम इस तेज रफ्तार खूबसूरती के चक्कर में अपनी सेहत और जिंदगी से तो नहीं खेल रहे हैं। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं, आप देखें ना कि पहले गोरा होना स्टैंडर्ड होता था, अब वो भी पीछे रह गया। अब लोग कहते हैं स्मार्ट होना भी है, पतले होना भी है। और अभी हम देख रहे हैं हाल ही में बिग ब्रदर की साबिक स्टार एजलिन हॉर्गन वॉलिस ने वजन कम करने के लिए जी उन्होंने ऑनलाइन इंजेक्शन खरीदा और उसके साथ शदीद उसका रद्द-ए-अमल भी देखने को मिला। उनकी आंख की बीनाई से आर्जी तौर पर जी वो महरूम हो गई, और ये वो कीमत है जो उन्होंने खूबसूरती के लिए दी है, और इस जुनून में मुब्तला होकर और यानी आप देखें कि साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वजन कम करने के लिए अद्वियात, इंजेक्शंस और सर्जरी ये मौसर जरूर हो सकते हैं, मगर जब ये डॉक्टर की निगरानी के बगैर इस्तेमाल हो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप यूज करें, तो ये फिर आपको फायदे की बजाय नुकसान ही देता है और कभी कभार तो जानलेवा भी होता है कुछ केसेस में। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वजन कम करने का महफूज, साइंसी और मौसर तरीका क्या है। इसी आम मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मारूफ बैरिएट्रिक डॉक्टर शहरियार खान न्याजी साहब। वेलकम सुनूर पाकिस्तान। डॉक्टर न्याजी साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि जो वजन कम करने के लिए इंजेक्शंस का आजकल हम हर कंपनी में जहाँ पे भी बैठे चर्चा सुन रहे होते हैं, खास तौर पर ओज़ेम्पिक, ये सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओज़ेम्पिक इज नॉट अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस। अच्छा, इट्स फॉर डायबिटीज। ठीक है। इसका अल्टरनेट मतलब सेम कंपनी, सेम फार्मूला, इट्स कॉल्ड वीगोवी, वो वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है। ओज़ेम्पिक डायबिटिक्स के लिए बना था। हमारे मुल्क के अंदर उतनी रेगुलेशन नहीं होती, तो बस लोग ओज़ेम्पिक ही यूज करे जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी करवाए जा रहे हैं, इजीली अवेलेबल है। हर कोई यही कहता है, बस ये नहीं डिबेट हो रही है सही है या नहीं, वो बस ये कह रहे हैं कि हम इतने एमएल लगा रहे हैं, हम इतने लगा रहे हैं। क्रेज है ना बहुत ज्यादा, पतला होना है, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है कि मैंने बस फटाफट फलानी शादी तक या फलानी इवेंट तक मैंने अपने आप को इतना केजी लूज कर लेना है। They are safe, no doubt. They are very safe, but they do have some side effects. और जिस तरह आपने कहा कि without supervision, लोग लगा रहे हैं और लोगों को नहीं पता कि उनके लिए जरूरी है कि नहीं। देखो, एक ड्रग है, वो हर बंदे के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। आपकी इश्यूज कोई हो सकते हैं जिनको वो खराब कर सकती है। You need it under supervision. शहरियार साहब, आपने जो साइड इफेक्ट्स की बात की, जरा वो भी बता दें कि वो साइड इफेक्ट्स हैं कौन से जो अब तक आपने देखे? किन पेशेंट के लिए है इंजेक्शन, और अगर तजवीज़ किया जाए तो किस सूरत में करते हैं? You know,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक 60 kg की खातून हो, डोंट गो फॉर द इंजेक्शन, आपको कोई 80 kg से ऊपर होना चाहिए। BMI आपका कम से कम 30-33 से ऊपर होना चाहिए। वेट होगा, ये नहीं है कि जस्ट आप 55 किलो पे हो तो स्टार्ट कर दो। ओके। दूसरी बात, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, सही। आपने पहले वर्कआउट करना है, आपने पहले वॉक करनी है, आपने पहले जो खाने में से फैट्स को कम करना है, कार्ब्स को कम करना है। अगर आप ये नहीं करोगी, भले आप जितने इंजेक्शन यूज कर लो, आप जितना बड़ा ऑपरेशन भी करा लो, आप कुछ अर्से बाद वेट रीगेन कर जाओगे। आपको ये बात समझना है कि आपने 2 महीने बाद वाली शादी तक के लिए वेट लूज नहीं करना, ये आपकी लाइफ टाइम हेल्थ के लिए। तो बट इसलिए बाहर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, डॉक्टर पहले देखता है, समझता है, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को समझता है पेशेंट कि वो किसी स्ट्रेस में अगर वेट लॉस कराना चाह रहा है तो उसके लिए नहीं है। देयर पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि मैंने अपनी हेल्थ के लिए वेट लॉस कराना है, देन दे प्रिस्क्राइब इट एंड वी हैव टू रूल आउट साइकोलॉजिकल केओसेस। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को नहीं देना, डिप्रेशन बढ़ जाता है, सुसाइडल थॉट्स आ जाती है। अच्छा, डायरेक्टली पीपल हैव नॉट डाइड फ्रॉम इट। और वो जो बिग ब्रदर वाली है ना खातून, उनका ओज़ेम्पिक नहीं था, उन्होंने चूंकि बाहर आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ले सकते, एंड शी वाज इन डिप्रेशन, शी हैड लॉस्ट समवन, शी हैड गेन्ड द वेट ओवर ईटिंग के साथ। उन्होंने एक ब्लैक मार्केट से एक इंजेक्शन ऑर्डर किया जो कि ओज़ेम्पिक नहीं था, बट समवन वाज सेलिंग इट एज ओज़ेम्पिक और पीपल आर सो क्रेजी टू गेट इट। उन्होंने वो इस्तेमाल किया, शी लॉस्ट हर आई विजन, शी रीगेन्ड इट बैक आफ्टर सम टाइम। तो लेकिन ये लेवल ऑफ प्रेज शो करता लोगों का। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मतलब मोहब्बत में बिनाई और फिर बाद में जो है असल बिनाई वो मुतासिर हो गई। यानी बचना चाहिए आपको, देखें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये तो साइड इफेक्ट्स हो गए। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप बात करें कि लाइफस्टाइल ही आपको अपना चेंज कर लेना चाहिए। कितनी बार आप सर्जरीज करवा लेंगे? वैसे आप क्या रेकमेंड करते हैं कि लोग आपके पास आते होंगे कि जी सर्जरी कर दें, बैरियाट्रिक सर्जरी हमने करवानी है, तो किस तरह के आप फिर उन्हें वो सप्लीमेंट्स या कोई डाइट प्लान इस तरह का रेकमेंड करते हैं कि उन्हें सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े और उन्हें ज़रूरत भी नहीं है? डिपेंड्स अपॉन, एक आपके पास ऑन एवरेज मैं बात करूँगा, BMI 33 स्पेशली 37 बॉडी मास इंडेक्स होता है हमारा जी। तो आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में, खातून अगर 80-85 किलो से कम की है तो आई विल जस्ट टेल हर कि आप मेडिसिन यूज़ करो, सर्जरी इज़ नॉट फॉर यू। अगर बंदा 100 kg से कम का, टेल हिम कि आप वॉक करो, वर्कआउट करो। मेल 100 kg से कम, मेल, जो फीमेल 80-85 से कम है, वर्कआउट करो। पहले आप अपना भागो दौड़ो, एक अपनी गेम में अपने आप को लेके जाओ, साथ आप इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू टू डाइट। ये सिर्फ डाइटिंग करने में हेल्प करते हैं, आपको क्रेविंग्स खत्म कर लेते हैं, डाइटिंग अच्छी हो जाएगी। 6 महीने 8 महीने इस्तेमाल कर लो, इसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करना है, क्योंकि सारी जिंदगी नहीं लगा सकती। क्योंकि जब तुम उस 6-8 महीने में आपने वो थोड़ा खाने की आदत बनानी है, उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि जब आप छोड़ोगे आपको भूख वापस आएगी, ज्यादा वापस आएगी, आप थोड़ा सा ओवर ईट करोगे वजन तो वापस आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली भी हम देख लें कि पहले दौर में हम देखते थे कि जी डाइट करनी है, अच्छी डाइट हो, कीटो डाइट हो, ये डाइट हो तो वजन कम करने के तरीके थे। अब ट्रेंड बदल रहा है, इतना आर्टिफिशियल दौर आ रहा है कि लोगों को बस झटपट वजन कम करना है। ये ट्रेंड कहाँ से इतना जनरेट हुआ? इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं और आम हम दीगर ममालिक में भी देखें तो ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा विटनेस किए कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके लिए हमने वेट लॉस करना है। एक तो शादी का आपने बता दिया कि शादी अटेंड करनी है, ये करनी है, शादी अटेंड करनी है, अपने जो सर्कल में अपना बेहतर लगना है। और फिर प्रेशर्स भी होते हैं, जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनको लोग ऑस्ट्रासाइज करते हैं, तंग करते हैं, अपने दोस्त ही तंग करते हैं। देखो जो मोटा बंदा है ना, उसको बिल्कुल दिल नहीं करता कि उसको मोटा कहे, बर्दाश्त कर रहा होता है, गुजारा करना है, सोसाइटी में रहना। और जिससे मैडम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कहा है कि वो बेसिकली स्ट्रेस बहुत ज्यादा, पीपल हैव बीन टोल्ड कि ये एक परफेक्ट बॉडी शेप है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जो एवरेज BMIs हैं लोगों के, जो एवरेज वेट है US के अंदर एक खातून का 78 किलोग्राम। 78 किलोग्राम, दैट्स एन एवरेज वेट। तो जिस सोसाइटी को हाइट भी तो फिर डॉक्टर साहब उसी तरह की आपकी तरह के लंबे लंबे लोग होते हैं। लड़की की बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को हम आइडियलाइज कर रहे हैं, इवन दे डोंट हैव इट। हमें जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फिल्टर्स के थ्रू, the people who are the top 1%, they are getting like more than 90% attention। वो जो आपको बंदी इंस्टाग्राम पे नजर आती है ना, वो खुद भी अपने आप जैसी नहीं लगती जो आपको नजर आती है। ये आप सारी हकीकत खोलने लगे डॉक्टर। ये तो उसका काम है सारा दिन अपने आप, वो जो आपको फिटनेस मॉडल नजर आती है ना, मैं बड़ी फिट हूँ, ये वो नेचुरली पतली थी, देयर डिड नॉट वर्क इट आउट फॉर दैट। सही, वो से जिम आउटफिट पहन के फिर रही हैं और भी तस्वीरें बना रही हैं, वो नेचुरली पतली थी, ठीक है। एंड दैट इज अ परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन में भी है।
वो जो भी खा लें पतले रहे। और फिर ये भी हमें देखना चाहिए ना कि उन्होंने कोई मॉडलिंग करनी है, कोई रैंप वॉक करनी है, कोई मूवी करनी है, तो चले उनका तो प्रोफेशन है ना, काम है। आपका तो काम नहीं है, आप क्यों आइडलाइज कर रहे हैं बिला वजह उनको? और फिर आप जनाब वो साइकोलॉजिकल आप पे इफेक्ट भी आ रहे हैं कि हमने भी इस तरह स्मार्ट होना है, क्योंकि मर्दों की डिमांड। माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ सीरियस, खवातीन की भी तो बहुत सारी डिमांड है ना। खवातीन की भी डिमांड्स होती हैं वैसे तो, अब तो टॉल डार्क हैंडसम लड़कियों की भी डिमांड होती है। ये देखें ना, गवाही आ गई फौरी तौर पे। अब डार्क वाला पार्ट भी लड़कियों ने माइनस कर दिया। डार्क वाला भी कर, मैंने कहा ना स्मार्ट अब जो है वो यही चल रहा है। रियल गर्ल्स राइट नाउ वांट टॉल डार्क हैंडसम। बट ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में या ऑनलाइन इस तरह से जो चीप वे में भी दस्तयाब है ये इंजेक्शंस, तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? बहुत ज्यादा। आपको नहीं पता, लोग खाली जो इंसुलिन है उसको ओज़ेम्पिक की खाली वाली जो पेंस उन्हें भर भर के देते रहे हैं। आपको मतलब इंडिया से बांग्लादेश से भी बन के आ जाते हैं, कोई असली होते हैं नकली होते हैं, आपको नहीं पता। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी वैसे नहीं यूज करना जी। दीज आर वेरी सेफ ड्रग्स, दे आर वेरी गुड ड्रग्स, लेकिन पहली बात हर बंदे के लिए नहीं है। और कांस्टेंट सुपरविजन, ये नहीं कि डॉक्टर ने एक बार लिख दिया, हर महीने जाके चेक कराना है, उससे आपकी कंडीशन देखनी है, आपका मूड स्विंग्स कैसे जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं। डिप्रेशन वाले लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं, वो डिप्रेशन बढ़ सकता है, नोजिया हो सकता है, दिल खराब हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, 1% चांस होता है। Let me tell you, people have not died from Ozempic, okay? But you can have some serious condition. अच्छा डॉक्टर साहब, ऑल्टरनेटिव वेज भी बता दें वजन कम करने को, और साथ साथ ये भी बता दें कि ये इफेक्टिव कितनी देर रहता है इंजेक्शन के, फॉर टाइम बिंग हुआ और फिर इंजेक्शन जब तक इस्तेमाल करोगे इफेक्टिव रहेगा, छोड़ोगे भूख आएगी, वजन वापस आएगा। और बैरिएट्रिक सर्जरी जो है इसके हवाले से भी बता दीजिएगा कि इसकी कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी, डेफिनेटली एवरीथिंग हैज सम साइड। बैरिएट्रिक सर्जरी उन लोगों के लिए जिनका 33 बल्कि इवन 30 स्पेशली 38 से ऊपर बीएमआई है, प्रॉपर पेट निकला हुआ है, 100 किलो की खातून है, 125-30 किलो का बंदा है, ये लोग जितनी डाइट कर लें, लेट मी बी वेरी क्लियर जी, ये लोग जितनी डाइट कर लें, होना चाहिए, जितनी एक्सरसाइज कर लें, दे विल नेवर लूज वेट। 120 किलो की लड़की है, उसके घर वाले कहते हैं तुम डाइटिंग करो, तुम एक्सरसाइज हो, तुम नहीं करती। भाई वो मर जाए, भाग जाए, जो कर ले, वो सारी जिंदगी वजन नहीं कम कर सकती। अच्छा, वो मैक्सिमम 10-15 करेगी और रीगेन कर लेगी, वो भी इंसान है, वो 1-2 बिस्किट खाएगी, वापस रीगेन हो जाएगा। दे नेवर, देयर इज अ स्टडी, देयर हैव बीन मल्टीपल स्टडीज, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाते हैं जी, वो डाइट और एक्सरसाइज से सिर्फ 5% लोग आज तक वजन जिंदगी में कम कर सके हैं, बाहर पाकिस्तान में तो वो भी नहीं। ये तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल आपने बता के बड़ा बेहतर कर दिया कि वो बेचारे गलत समत में दौड़ ना लगाएं, कोई फायदा नहीं होगा। ना हासिल एक दौड़ है, बुली भी बहुत किया जाता है, बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पे इतना प्रेशराइज कर दिया लोगों को कि जाएं कहां वो फिर। उनको अपनी जो मोटापे से ज्यादा जान खतरा है। द सर्जरीज हैज अ लाइक जितनी बड़ी भी सर्जरी होगी 1 in 300 मोर्टेलिटी रिस्क है, और ये वो पेशेंट है 150-200 किलो वाले, उनका जो मोटापा ज्यादा है उनके लिए डेंजरस है। सर्जरी इज सेफ फॉर द पीपल जो सुपरविज है, अच्छा खासा मोटापा है, पेट बहुत निकला हुआ है, सांस खराब हो रहा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दे शुड गो फॉर सर्जरी। द अदर वंस they should have a lifestyle modification first and then medicine, वो फेल हो तो फिर सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहरिया नियाज़ी साहब आपके वक्त, और आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर साहब ने बता भी दिया, समझा भी दिया कि जनाब किसको सर्जरी करानी है, किसको इंजेक्शन लगवाना है, और अगर लगवाना है तो किस क्वांटिटी में लगवाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जनाब आपने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना है। ये आप इंजेक्शन लगवा लें, सर्जरी करवा लें, ये सिर्फ आपको एक दफा ना अपनी जिंदगी को मॉडिफाई करने का मौका देते हैं। भी हिदायत है कि लोगों को बुली ना करें, बॉडी शेमिंग ना करें, ये भी प्रेशराइज करती है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है, और फिर लोग इस तरह की दवाइयां आप एंजॉय कर रहे होते हैं कंपनी में, वो दिल में आपको बड़ा बुरा जान रहे होते हैं, बस वो कंपनी के लिए आपको कुछ कह नहीं रहे होते। तो जनाब ये तो हमने आपको बता दिया, अब हम आपको बताते हैं कि जनाब सब्जियों फलों के रेट इस्लामाबाद में क्या है, क्योंकि देखें ना फिर वो सैलड्स बड़ी जरूरी हैं, फिर वो फ्रूट्स बड़े जरूरी हैं, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए। बताएं क्या रेट चल रहा है इस्लामाबाद में सब्जियों के रेट मैं आपको बता देती हूँ। गोभी जो है वो 86 और करेला जो है 145 और बैंगन 110 रुपए है। इसी तरह के गोभी 86 रुपए है, 86 क्या मतलब गोभी जो है, यानी कि मुझे गोभी से रोज गोभी खानी पड़ेगी, यानी कि क्योंकि गोभी सस्ती मिल रही है। इस्लामाबाद में भी गोभी सस्ती है, तो इस्लामाबादी आज जी गोभी खाएंगे, उनका मेन्यू ये होगा। करेला जरा 145 महंगा है, और बैंगन भी महंगा है, और बैंगन और व्हाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन महंगे बहुत है बैंगन। आप लाहौर की बात करें, देखें सैलाब के ऐसे असरात आ रहे हैं, मैंने तो खुद अभी सब्जी खरीदी है वहाँ, बहुत महंगाई होती है। आलू मेथी का आप हिसाब लगाएं 400 रुपए किलो पे जाके पहुंची हुई है। ये आप अंदाजा लगाएं, और आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि मजीद महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। सब्जियों की सूरत हाल, मैं फलों की बता देता हूँ। आड़ू जो है मैं 265 नहीं 265 कहूँगा, सेब जो है वो 250 रुपए है,
अंगूर जो है वो देखे अच्छी, अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ जनाब। इस पे अंगूर जो है जनाब वो 390 रुपए में दस्तयाब है, तो ठीक है कीमतें कुछ अफोर्डेबल। अच्छा ये ठीक है। सर्जरी से बचे, सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं और अपने आप को हेल्दी बनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो आप देखें आपका वजन भी कम होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे और चुस्त भी रहेंगे और एंजॉय भी करते रहेंगे। हमें जाना ब्रेक पर, हम भी सैलेड खा के आते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, तोहम परस्ती एक ऐसा मौजू है जिसने सदियों से इंसान को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। हमारे माशरे में ये आम तस्वुर है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नुकसान होगा, अगर नमक गिर जाए तो झगड़ा होगा, या रात को नाखून काटने से नहुसत आती है, और अगर शीशा टूट जाए तो इसे बदशगुनी समझा जाता है। ये भी कहा जाता है कि खाली कैंची आपको नहीं चलानी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ तोहमात जो हैं ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी होती हैं और हमारे माशरे में अक्सर हमें सुनने को भी मिलती है। जी, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब और सकाफ़तों में भी इस तरह की तोहमात पाई जाती हैं, लेकिन जदीद तालीम और शऊर ने इनके असर को थोड़ा कम तो किया है और कोशिश भी की जा रही है। इस्लाम में तोहम परस्ती के हवाले से क्या तालीमात हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और इसके साथ साथ जी मगरिब में इसका क्या पाया जाता है, इसी से मुतालिक बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद हैदर जाफरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि हम देखते हैं कि तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा आम है, तो इसका ताल्लुक इल्म से है, इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, और क्या ये रिवायती तौर पर बस चलती है? बेटा, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि तोहम परस्ती होती क्या है। हमारे यहाँ ये है कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती उसको हम तोहम परस्ती में डाल देते हैं। हज़ारों साल से ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, जब से इंसान आया। अब इंसान को समझना पड़ेगा कि इंसान क्या है। यानी इंसान अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। आप किसी राइटर से कहें कि जी आपका बेस्ट वर्क क्या है, तो अपनी किसी बुक में से एक चैप्टर निकाल के कहता है कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क। इंसान ऐसी तख्लीक है जिसके ऊपर खालिक को फ़ख्र है। ahsan तकवीम का ताज पहना के, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ का ताज पहना के जिस इंसान को यहाँ भेजा गया है, उसके अंदर अल्लाह ने सोचने समझने की ऐसी सलाहियत दी है कि अगर वो उसको बुरोकार लाए तो कायनात का कोई राज ऐसा नहीं है जिससे वो बाहर निकल सके। अब यहाँ पे तोहम परस्ती है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ कि इंटरनेशनल इसका इम्पेक्ट क्या है या हमारे यहाँ क्या है। बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जब तक साइंस इवॉल्व नहीं हुई थी वो तोहम परस्ती में थी, और बाद में साइंस ने प्रूव किया कि ये हकीकत थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ जो थी वो उस वक़्त सीना बसीना थी, तो हम लोग उसको समझते नहीं थे। उसमें फिर अलाइज चीज़ें, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म आज तक दुनिया में सोसाइटीज़ में बना ही नहीं है कि आपके ख़यालात को जो है वो किसी सेग्रीगेशन के तहत जो है वो डिवाइड किया जा सके। जैसे किसी दौर में मस्जिदों में आज से कुछ 100 साल 200 साल पहले मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तोहम परस्ती के ज़ुमरे में आता था। ये शैतानी आवाज़ है, यहाँ से निकलेगा, लोग इसके ऊपर कत्ल हुए। टर्किश एम्पायर के ज़वाल में एक वजह छापा खाने का इस्तेमाल था कि जी इसके ऊपर किताबें छपेंगी तो ये जो है ये शैतानी है, ये मशीन है। फिर कुरान पाक उसके ऊपर छपना शुरू हो गया। तो ये तहव्वुल है ऑन गोइंग। जब तक हम मेंटली मैच्योर नहीं होंगे हम तोहम परस्ती से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन बात ये है कि ये तोहम परस्ती चूँकि हमने अपने ऊपर तारी की हुई है, और उसकी बेसिक वजह हमारी चीज़ों को ना समझना है। और फिर मैं बार बार जिस तरह मतलब जो है मेरा एक रिसर्च है, मैं आम सा आदमी हूँ, नेवर क्लेम, लेकिन जिस दौर में हम इस वक्त रह रहे हैं, हमारी ही नशत सानिया से, हमारी ही फादरली रिनेसेंस से पूरी दुनिया को ख़तरा है। हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारी इस रिनेसेंस को हमारे से छीना जाता है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको डिलिबरेटली तबाह किया गया। हमारी जो वैल्यूज़ थी, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है। आज मेडिकल की सबसे बड़ी किताब अल कानून वो मुसलमानों की है। ब्रेन ट्यूमर का 800 साल पहले किया गया कामयाब तरीन ऑपरेशन मुसलमानों का है। अब हमें कहा जाता है कि आपका माशरा जो है वो तोहम परस्ती के ज़ुमरे में, ठीक है, यूरोप में इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा साइकोपैथिक मीडियम्स का अफ्रीका में कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इस साइकोपैथिक मीडियम को तोहम परस्ती नहीं कहते। यानी जब जैकब स्पिलो चोरी होता है वेस्टमिंस्टर एबे से, दुनिया की सारी एजेंसीज उनको ढूंढ के थक जाती हैं,
तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो साउथ अफ्रीका से एक साइकोपैथिक मीडियम को बुलाते हैं जिसने 3 घंटे में वही जैकब्स पिलो जो दुनिया की कीमती तरीन रॉक थी वो रिस्टोर करवा दी। ठीक है, अब इस सारे सिनेरियो को अमेरिका में आज भी जो है वो समझा जाता है कौवे को जो है वो निशान, हमारे यहाँ भी समझा जाता है वो ये है कि हमारा कौवा ज़रा मेहमान ले आता है, वहाँ का कौवा मौत ले आता है। वो हमारी चीज़ें जो है ना वो किसी और। अच्छा जाफरी साहब, जिस तरह से आपने पहले बात की, ये तो तोहम परस्ती को मतलब इस तरह से रिलेट किया जा रहा था कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेजिटेशन थी, जिस तरह स्पीकर की बात हो गई, छापा खाने की बात हो गई। लेकिन सर ये क्या चीज़ें हैं, मतलब जिस तरह से मुझे भी पहली दफ़ा सुनने को मिला, जनाब आप झाड़ू के ऊपर से गुजर जाएं तो आप सूखे हो जाएंगे, आपको सूखड़ा हो जाएगा, कोई आपके ऊपर से गुजर जाए या फलांग के चला जाए तो कद छोटा रह जाता है। कहानी है सर, मैंने आपको अभी जो ये बात कही जहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको कहा कि दुनिया में कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जो आपके ख्यालात को सेग्रीगेट कर सके। हर बंदा जिस चीज़ को इंटरप्रेट करता है ना वो उसमें अपना इम्पैक्ट डालता है। मैं भी किसी चीज़ को इंटरप्रेट करूंगा, बयान करूंगा तो उसमें मेरा सोचने समझने का स्टाइल होगा। अब हमारा मुआशरा ख़ास तौर के ऊपर जब से हम लोग बड़ा ब्लेसिंग समझ देंगे जी अंग्रेज़ आ गया तो ऐसी तरक्की कर ली, असल में हमारी नशत सानिया जो है उसकी तबाही हुई है। सही। मैं बार बार जब आपसे बात करता हूँ कि हमारा जो रेनेसेंस था उसमें गया, हमारी जो साइंस की किताबें थी, हमारी जो जितनी बड़ी किताबें थी हमारी लाइब्रेरीज़ में, इंडिया पाकिस्तान की जो इस इलाके की लाइब्रेरीज़ में, वो जहाज़ों पे भर के ब्रिटिश रॉयल इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम में कर के आ रही हैं। अच्छा, फिर 2 जहाज़ निकलते हैं जिसमें 2 अलग-अलग तरह की किताबें। एक में हमारी जो है वो फादरली रेनेसेंस है, हमारा वो पुराने मखतूते हैं जो इस्लाम से रिलेटेड, मिस्टिसिज्म से रिलेटेड, वो जहाज़ डूब जाता है। जिस जहाज़ में साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें हैं वो जहाज़ रॉयल इंडिया पहुंच जाता है। आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि आज जो है मतलब अल्लामा साहब ने, मैं बार बार आपसे जो बात करता हूँ एक ही चीज़ करता हूँ कि हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि एक तो बाहर वालों ने किया ना, उन्होंने तो किया, अपने लोगों ने ये किया कि अपने लोगों ने वो लोग जो ओवर शेडो कर रहे थे इन चीज़ों को उनको निकाल दिया। उनमें सबसे बड़ा जुल्म किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हमारी जड़ों से निकाल के। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ना सिर्फ हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स निशानदेही की बल्कि उनके हल के तरीके भी बताए। में पढ़े कौन, क्या बात है, पढ़ाए कौन। हमने तो जितनी सोसाइटीज़ हैं या जितने मतलब ये एकेडमीज़ हैं इनको तो हमने वो बस वो तस्वीर कहीं स्कूल में या एकेडमी में लगा देते हैं बस, या कोई उनका शेर एक आधा लिख देते हैं, मतलब वो जो है ना पहाड़ और गैलरी के अलावा अल्लामा इकबाल ने कोई काम नहीं किया। खुदी को कर बुलंद इतना, बस ये शेर ही पढ़ते पढ़ते हम बड़े हो गए। खुदी को कर बुलंद इतना ना, ये इतना बड़ा शेर है, ये आपने बात कर ली। अगर आप सिर्फ इसको इट बेसिकली रिलेटेड कि अगर आप मालिक से जुड़ जाएं तो अल्लाह की एनर्जी जब आप में आएगी मखलूक आपको रास्ता देगी। इट ऑल डिपेंड्स। अल्लामा साहब को चूंकि हमें पढ़ने नहीं दिया गया, अल्लामा साहब के साथ हमारा एक है, बहरहाल हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो हम परस्ती के ऊपर रहते हैं, तो हम परस्ती इस्लामी तालीमात में इस्लामिक क्या है, इस्लाम क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम में कुरान पाक में कुछ 300 के 400 से जायद आयात जो सरीहन ओपनली सोचने समझने की दावत देती हैं। लियायात उलिल अलबाब, कोई है जो है ना ये समझने वालों के लिए निशानी है। फहल में मुद्दक्किर, कोई है जो सोचे समझे। आसमान को नहीं देखते, बगैर सतून के खड़ा किया, कश्तियों को नहीं देखते, समुद्रों का सीना चीर के जाती हैं। हमारे, मैंने वही तो बात करूं कि हमारे रेनेसेंस में सारा कुछ था। ये थॉमस जब आया है ब्रिटिश इंडिया में तो उसने कहा है कि ये कौम भले मसलों पे बैठती है, भले ये मेंबरों के ऊपर तालीम देती है, लेकिन इनका तालीम का निज़ाम बहुत शानदार है, इसको तबाह करो। तो डिलिबरेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह किया गया। और उसमें फिर हमारी जो कुछ चीज़ें देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% तोहमात के अंदर भी 50% वो चीज़ें ऐड कर दी गई या उनका हुलिया इस तरह बिगाड़ दिया गया कि वो जो हमारी कुछ चीज़ें ठीक भी थी। यानी जब आप एनर्जीज की बात करते हैं तो एनर्जी में शीशा जो है वो बेसिकली सिर्फ रिफ्लेक्टर। फिर एनर्जीज ये कहती हैं कि वाटर मेमोरी कायनात की सबसे बेहतरीन मेमोरी होती है। हमारे यहाँ पानी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि पानी के ऊपर दम करके तो उसको पिया जाता था या पढ़ाई जाती थी, उसको हमने तोहमात में डाल दिया। हालांकि पानी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब किसको करता है? वो अल्लाह के नूर को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। अब आपका वो जो नूर है, आपकी बॉडी का मेजर हिस्सा भी पानी है, यानी आपने उसको गहना इतना दिया कि वो चीजें खराब हो हैदर गई। साहब, ये हम देख लेते हैं कि पुराने आबाओ अजदाद में ये रिवायात ज्यादा थी या आजकल के दौर में ज्यादा हो चुकी हैं, किस तरह से इवॉल्व हुई हैं? हर दौर में ये ऐसी थी। सही। ना तो हमारे आबाओ अजदाद कोई कम पढ़े लिखे थे और ना हम। ठीक है। हर एक चीज का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, हर एक चीज का अपने उसके होराइजन के अंदर उसका यूज होता है। यानी मछली पानी के अंदर जो है वो मछली है, मछली को आप फ्लाइंग कंपटीशन में डाल देंगे तो वो फेल है। उकाब फ्लाइंग कंपटीशन में किंग है, उसको आप समुंदर में स्विमिंग में डाल देंगे तो वो फेल है। हमारे साथ भी ये हुआ बेटा, इसको समझिए। मैं जहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, जिस चीज को करना चाह रहा हूँ, जो एक वन लाइनर जिसके ऊपर पूरी कहानी, कि हम लोग इसलिए तबाह हुए कि जो हम थे वो हम रहे नहीं, और जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं वो हम बन नहीं सकते। तो ये इसके दरमियान में कहीं फंसे हुए हैं। लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। दीनी नुक्ता नज़र से भी हमने आपसे पूछा, तो हम परस्ती के हवाले से साइंस किस तरह से देखती है, साइंस का क्या नजरिया है? देखिए, साइंस भी इस चीज़ों को सेग्रीगेट करती है, सेग्रीगेट करती है। अच्छा, इनकार नहीं करती बिल्कुल। आज से पहले अगर कोई आपसे कुछ 100 साल पहले कहता था कि ये जो भेड़ है इसी तरह की दूसरी भेड़ इवॉल्व की जा सकती, तो आप कहता था कि ये तो हम परस्ती है। आज क्लोनिंग हकीकत है जी। आज अच्छा, अब आप इसको साइंस को आसानी से समझो। मैं किसी को कहूँ कि जी मैं यहाँ बैठ के कुछ 200 मील दूर किसी बंदे को अपना मैसेज भेज सकता हूँ, तो आप कहेंगे बेवकूफ़ है, तो हम परस्त है। मैं अपना फ़ोन निकालूँ, यहाँ से मैसेज करूँ, चला नहीं जाएगा। चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसको आप समझिए। यानी इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है। 200 साल पहले आपको जब ये बात होती थी कि आपके माइंड में पता नहीं क्या इमेज आती थी, क्या नजरिया आता था, आज जो है उसका मीडियम ही कुछ और है। आज देखिए, अल्लाह ने इंसान की बनाई हुई मशीनरी जो है वो इतनी ताकतवर है, AI हो गई, अपनी सारी हो गई, और क्या अहसन तकवीम पे बने हुए इंसान के अंदर कोई माइंड साइंसेज रख के नहीं भेजी, अल्लाह ने इन्ना भी नहीं आंदा। बड़ी आम बात आपने की। बहुत शुक्रिया हैदर जाफरी साहब आपके वक्त का, और इस मामले पर, इस मसले पर आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में हमारी रहनुमाई की, बताया दीन क्या कहता है, साइंस किस तरह से देखती है, वेस्ट किस तरह से इस मामले को देखता है। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इस वीक का आखिरी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे स्पेशल शो के साथ, और फिर इंशाल्लाह मंडे से तो आपको पता है फिर सिलसिला कंटिन्यू रहेगा ही। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।